तो दोस्तों, बाबा द एक्सप्लेनर हाजिर है और आज मैं एक्सप्लेन करूंगा एक साईफाई हॉरर कॉमेडी फिल्म जिसका नाम है कंपेनियन। कंपेनियन 31 जैन को ही रिलीज हुई है और इंडियन थिएटर्स में भी इसके शोज चालू हैं। फिल्म की कहानी काफ़ी सही है, ट्विस्ट वगैरह भी काफ़ी बढ़िया है और सोफी टैचर ने तो एक्टिंग में फाड़ी दी है। हेरेटी के बाद सोफी टैचर की जस्ट ये दूसरी मूवी है जिसको इतनी हाई रेटिंग मिली है विद 7.4 आउट ऑफ 10। तो चलिए अब बिना किसी देरी के जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फिल्म की स्टार्टिंग एक ग्रोसरी स्टोर से होती है जहां पर हम आयरिस को देखते हैं और ये जो सीक्वेंस था वो आयरिस के दिमाग में चल रहा था। वो ये सब याद कर रही थी कि पहले वो एक मीनिंगलेस लाइफ जी रही थी, उसकी लाइफ का कोई पर्पस ही नहीं था, वो एक तरह से अधूरी सी थी। फिर एक दिन ग्रोसरी स्टोर में उसे जॉश मिला, दोनों की नज़रें मिली और फर्स्ट साइट वाला प्यार हो गया। आयरिस का कहना था कि फाइनली उसे अपनी लाइफ का मीनिंग और पर्पस मिल गया था, लेकिन वो काफ़ी लकी थी कि उसके साथ ये 2 बार हुआ था। पहला तो उस दिन जब वो जॉश से मिली थी और दूसरा उस दिन जब उसने जॉश का खून कर दिया। अब आयरिस ने जॉश को क्यों मारा, इसके लिए हमें पूरी कहानी जाननी पड़ेगी। तो कहानी अब यहाँ से पास्ट में शिफ्ट होती है जहाँ पर हम आयरिस और जॉश को देखते हैं। दोनों ही यहाँ पर काफ़ी खुश दिखाई दे रहे थे और आयरिस तो जॉश से बहुत प्यार करती थी और वीकेंड से उस पर जान छिड़कती थी। सोते जागते वो बस जॉश के बारे में ही सोचती रहती थी। जस्ट अभी सोते वक्त भी वो सपने में ग्रोसरी स्टोर वाले सीन को ही देख रही थी। वो जॉश को यह बताती भी है और जॉश ये जानकर काफ़ी खुश होता है। तो इसी तरह अपनी प्यार की गाड़ी को आगे बढ़ाते हुए दोनों एक ट्रिप पर निकले हुए थे। जॉश ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर लेक हाउस पर एक ट्रिप प्लान की थी और ये दोनों वहीं जा रहे थे। फिर कुछ टाइम के बाद दोनों लेक हाउस पहुंचते हैं जहां दरवाजे पर उनकी फ्रेंड कैट उनका वेलकम करती। फिर इसके बाद दोनों बाकी दोस्तों से मिलते हैं जिनके नाम थे पैट्रिक, इलाई और सरगे। पैट्रिक और इलाई आपस में कपल होते हैं, यानी वो गे थे। रही बात सरगे की तो वो एक मिलीनियर बंदा है, ये शानदार घर इसी का है और कैट इसी की गर्लफ्रेंड है। खैर, दोनों को वेलकम करते हुए सरगे उन्हें ड्रिंक ऑफर करता है, लेकिन आयरिस का कहना था कि फिलहाल तो उसे फ्रेश होना है और वो नहाने चली जाती है। फिर इसके बाद वो सबको ज्वाइन करती है जहाँ पर सब बातें कर रहे थे, एक दूसरे को बता रहे थे कि वो अपने पार्टनर से कैसे मिले थे। फिर शाम को आयरिस और कैट दोनों बातें कर रहे थे। इसी दौरान आयरिस को एक शॉकिंग बात पता चलती है कि सरगे जो है वो पहले से शादीशुदा है और बावजूद इसके कैट उसकी गर्लफ्रेंड है। अब आयरिस जो थी वो काफ़ी सीधी थी, तो उसे समझ नहीं आता कि ये किस टाइप की रिलेशनशिप हुई। वो कहती है लेकिन तुम दोनों तो एक दूसरे से प्यार करते हो, जिस पर कैट हंस देती है कि प्यार करने के लिए पहले तो उसे मुझे इंसान मानना पड़ेगा ना, लेकिन वो थोड़ी ना मुझे इंसान समझता है। उसके लिए तो मैं किसी एसेसरी की तरह हूँ, जैसे उसकी कार किसी एसेसरी की तरह ही वो मुझे यूज़ करता है और जब चाहे वो मुझे बदल भी सकता है। वो आयरिस से शिकायत भी करती है कि तुम्हें देखकर अक्सर मुझे ये फील होता है कि मैं रिप्लेसेबल हूँ, लेकिन आयरिस को अभी उसकी बात समझ नहीं आती। वो कहती है कि ऐसा नहीं है, तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता। फिर कैट भी उसे ज़्यादा समझाने की कोशिश नहीं करती क्योंकि पहली बार आयरिस को रिलेशन के डार्क साइड के बारे में पता चला था और अभी वो इसके लिए तैयार नहीं थी। फिर इसके बाद सब लोग पार्टी वार्टी करते हैं। रात में आयरिस और जॉर्ज की फ्रेंडशिप चलती है और फिर दोनों सो जाते हैं। अगली सुबह आयरिस जो है वो जॉर्ज से जल्दी उठ गई थी। वो नहा धोकर तैयार थी। वो जॉर्ज से कहती है कि देखो कितना सुहाना दिन है, चलो बीच पर चलते हैं। जॉर्ज कहता है कि तुम चली जाओ, मैं बाद में आता हूँ। जिस पर आयरिस कहती है कि बेबी ये तो तुम्हारा ही आइडिया था। जॉर्ज कहता है कि कल रात की वजह से मेरी एनर्जी थोड़ी डाउन है, इसलिए मैं पहले नहा वहा कर कॉफ़ी वॉफ़ी पी कर आता हूँ, तब तक तुम चली जाओ, इस सुहाने दिन को एंजॉय करो। और आयरिस उसकी बात मानकर अकेली बीच पर चली जाती है। लेकिन फिर इसी बीच वो नोटिस करती है कि उसकी जेब में एक नाइफ रखी थी। उसे अजीब लगता है, वो सोचने लगती है कि ये नाइफ उसकी जेब में कैसे आया कि तभी सरगे वहाँ पर आता है। उसे देखकर आयरिस तुरंत नाइफ को वापस अपनी जेब में रख लेती। अब आयरिस को अकेला पाकर सरगे उस पर लाइन मारने लगता है, तो आयरिस को थोड़ा अनकंफर्टेबल फील होता है और वो बहाना बनाकर वहाँ से जाने लगती है कि उसे जाकर जॉश का ध्यान रखना है। तो सरगे कहता है कि अरे वो अपना ध्यान रख लेगा, बच्चा थोड़ी है, और इंसिस्ट करके उसे रोक लेता है। फिर इसके बाद वो आयरिस से फेवर मांगता है कि वो उसकी बैग पर सनस्क्रीन लगा दे। अब आयरिस जो थी वो सीधी थी तो उसकी बात मान लेती है और इसी दौरान सरगे का इवल इंटेंशन सामने आता है। वो आयरिस का हाथ पकड़ लेता है और उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगता है। आयरिस यहाँ पर रिसिस्ट करती है और उसके सर पर एक बोतल दे मारती है। अब इससे सरगे काफ़ी गुस्से में आ जाता है। वो आयरिस पर अटैक कर देता है और उसका गला दबाने लगता है। सरगे ने आयरिस के सीधेपन को उसकी कमज़ोरी समझ लिया था,
लेकिन आयरिस की जेब में तो नाइफ पड़ी थी। वो तुरंत नाइफ निकालकर उसके गले में घुसा देती है। फिर अगले ही पल वो सबके सामने खून से लथपथ डरी सहमी खड़ी थी। उसकी हालत देखकर सब परेशान हो जाते हैं। पूछते हैं कि तुमने क्या किया। आयरिस साहब बता देती है कि मैंने सरगे का खून कर दिया, लेकिन मैंने जानबूझकर नहीं किया, सेल्फ डिफेंस में मुझसे हो गया। वो रोते रोते जॉर्ज को एक्सप्लेन करती है कि वो मुझे मारने वाला था। मुझे लगा कि मैं तुमसे दूर हो जाऊंगी, कभी मिल नहीं पाऊंगी, और इसी डर के कारण मुझसे ये हो गया। और तभी जॉर्ज उसे गो टू स्लीप बोलकर शट डाउन कर देता है, रिवीलिंग कि आयरिस कोई इंसान नहीं बल्कि एक रोबोट है। वैसे ट्रेलर से तो हमें ये पता चल ही गया था, लेकिन आयरिस को नहीं पता था कि वो एक रोबोट है। वो खुद को इंसान ही समझती है, और समझे भी क्यों ना, वो इतनी ज़्यादा एडवांस थी कि उसमें और इंसान में 19-20 का अंतर लग रहा था। वो इंसानों वाले सारे काम कर सकती थी, यहाँ तक कि फ्रेंडशिप भी। लेकिन अब इसने खून कर दिया था, वो खतरनाक हो गई थी। इसलिए वो लोग उसे चेयर से बांध देते हैं। इलाही कहता है कि भाई अब क्या करना है। जॉश कहता है कि करना क्या है, जो भी सच है हम पुलिस को बता देंगे। लेकिन जॉश आखिरी बार आयरिस को गुड बाय कहना चाहता था, इसीलिए वो उसे दोबारा ऑन करके उससे बात करता है। ऑन होते ही आयरिस पैनिक करने लगती है कि ये सब क्या है, मुझे बांध के क्यों रखा है। जॉर्ज कहता है कि हमें ये करना पड़ा क्योंकि तुमने खून कर दिया है। आयरिस कहती है लेकिन मैंने जानबूझकर नहीं किया, सेल्फ डिफेंस में मुझसे हो गया, प्लीज़ मुझ पर यकीन करो, मैं सच बोल रही हूँ। जॉर्ज कहता है कि मुझे पता है कि तुम झूठ नहीं बोल रही, क्योंकि तुम्हारे अंदर झूठ बोलने की प्रोग्रामिंग है ही नहीं। आयरिस कहती है प्रोग्रामिंग, क्या मतलब। फिर जॉश उसे सीधे सीधे बताता है कि देखो, तुम एक रोबोट हो, एक कंपेनियन रोबोट, एक ऐसी रोबोट जो इमोशनल सपोर्ट देती है। अभी सुनकर तो आयरिस के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे यकीन ही नहीं आता, उसे ये मजाक लग रहा था। तो उसे यकीन दिलाने के लिए जॉश अपना टैबलेट निकालता है और उसके जरिए कंट्रोल करके वो आयरिस से डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस में बुलवाता है। आयरिस को यह सब अजीब तो लगता है, लेकिन फिर भी वो इन सब बातों पर यकीन करना नहीं चाह रही थी, क्योंकि उसका कहना था कि उसके पास हर तरह की मेमोरीज हैं, उसके बचपन से लेकर कॉलेज तक, और हम दोनों से मिलने की भी। तो जॉश उसे समझाता है कि वो सब तुम्हारी मेमोरीज में डाला गया था, वो सब फेक था, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। फिर वो उसे बताता है कि रियल में वो दोनों कैसे मिले थे। तो असल में जॉश को अपना अकेलापन दूर करना था, जिसके लिए उसने आयरिस को ऑर्डर किया था, एक ऐसी रोबोट जो उसे हर तरह से पार्टनर जैसा सुख दे सके। जॉश कंपनी वालों से पूछता है कि क्या आयरिस को पता है कि वो रोबोट है, तो वो बताता है कि नहीं, डिफ़ॉल्ट सेटिंग तो यही है, अब ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम उसे कैसे यूज़ करते हो। ये पूरी तरह कस्टमाइजेबल है, आई कलर, वॉइस, यहाँ तक कि इंटेलिजेंट लेवल, जैसे चाहो तुम एडजस्ट कर सकते हो। प्लस इसमें सेफ्टी सेटिंग भी है, वो इसे किसी को भी हार्म करने से रोकता है। ये पूरी तरह सेफ है, लेकिन फिर भी अगर तुम्हें इसे कभी रिसेट करना पड़ा तो इसके कान के पीछे एक बटन दबा देना, वो रिसेट हो जाएगी। फिर उनके जाने के बाद जॉश आयरिस को अपने फ़ोन के साथ सिंक पर लगा देता है। सिंक कंप्लीट होते ही आयरिस कहती है कि लव लिंक बनाने के लिए वो सामने आकर उसकी आंखों में देखे और अपना नाम बताए। जॉश फिर ऐसा ही करता है, और इसी के साथ आयरिस की मेमोरी में वो ग्रोसरी वाला सीन क्रिएट होता है, और इस तरह उसके अंदर जॉश के लिए फीलिंग जनरेट हो जाती है। ये सब सुनने के बाद आयरिस फाइनली मान लेती है कि ठीक है, मैं एक रोबोट हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी हूँ। हम साथ में मिलकर इस सिचुएशन से डील कर सकते हैं, वापस घर जा सकते हैं। मैं तुम्हारा हर तरह से ध्यान रखूंगी, तुम्हें हमेशा खुश रखूंगी। जॉश कहता है कि सॉरी, लेकिन अब यह नहीं हो सकता। तभी कैट आकर कहती है कि ये तुम क्या टाइम पास करने में लगे हुए हो, जल्दी से इसे शट डाउन करो और ख़त्म करो। अब शट डाउन का नाम सुनकर तो आयरिस और भी ज़्यादा घबरा जाती है। तो जॉश कैट को वहाँ से ले जाता है और अकेले में उससे बात करता है, और यहाँ पर बड़ा ट्विस्ट रिवील होता है कि ये सब इन दोनों का ही प्लान था, मीन्स सरगे को आयरिस से मरवाना। तो हुआ ये था कि उस दिन जॉश ने जानबूझकर आयरिस को अकेले बीच पर भेजा था, जेब में चाकू भी उसी ने रखा था। साथ ही साथ उसने आयरिस की एग्रेसिव सेटिंग और सेल्फ डिफेंस बढ़ा दिया था, और उसका जो सेफ्टी मोड था जो उसे किसी को हार्म करने से रोकता था, उसे भी बंद कर दिया था। ये लोग जानते थे कि सरगे सुबह सुबह बीच पर जाएगा, प्लस इन्हें उसकी हरकतें भी पता थी कि वो एक नंबर का ठरकी आदमी है। आयरिस को अकेला देख कर वो उस पर ट्राई ज़रूर मारेगा और एक्शन का रिएक्शन होगा। तो इस तरह इन्होंने इस हादसे जैसे दिखने वाले मर्डर को प्लान किया, ताकि सरगे के मरने के बाद वो उसके पैसों से भरी तिजोरी को साफ कर दे।
और मर्डर का ब्लेम आयरिस पर डालकर निकल जाएंगे। अब रॉबर्ट को तो जेल होती नहीं है, उसे तो शट डाउन किया जाता है, सो वो लोग कर देंगे। तो जॉश का प्लान तो बहुत तगड़ा था, लेकिन उसने यहाँ एक गलती कर दी। आयरिस को गुड बाय बोलने के चक्कर में उसे फिर से ऑन कर दिया। अब भले ही आयरिस एक रॉबोट थी, लेकिन भाई फीलिंग तो इंसानों वाली थी। सेम सिचुएशन में अगर कोई इंसान होता तो वो भी वही करता जो आयरिस कर रही थी। वो यहाँ से भागने के चक्कर में थी। जॉश जब उसे फिर से शट डाउन करने जाता है तब तक देर हो चुकी थी। आयरिस ने नाइफ की हेल्प से खुद को फ्री कर लिया था। अचानक से ही वो जॉश पर अटैक कर देती है, लेकिन वो ये करना नहीं चाहती थी। वो सॉरी भी बोलती है। जाते जाते वो उसका फ़ोन भी ले जाती है। वो पैट्रिक और एलाई के सामने से निकलती है। पैट्रिक उसे देखकर एलाई को बताता भी है, लेकिन वो ध्यान ही नहीं देता। जॉश और कैट को लगता है कि वो लोग अकेले आयरिस को नहीं पकड़ पाएंगे, उन्हें मदद लगेगी। इसीलिए वो एलाई और पैट्रिक को भी अपने साथ मिलाने की सोचते हैं और उन्हें सब बता देते हैं। फिर उसे कन्विंस करने के लिए वो लोग उसे तिजोरी के पास लेकर जाते हैं और कैट जो है वो तिजोरी खोलकर दिखाती है, एज वो पासवर्ड जानती थी। तिजोरी में पूरे $12 मिलियन थे और इतने सारे पैसे देखकर इलाई की बुद्धि भी हिल जाती है और वो तुरंत उनके साथ मिल जाता है। लेकिन फिर वो पूछता है कि एक बात समझ नहीं आई कि तुमने मुझे और पैट्रिक को भी यहाँ क्यों बुलाया। मीन्स तुम ये पैसा अकेले भी हड़प सकते थे, इतनी भीड़ जमा क्यों की। जॉर्ज बताता है कि पुलिस सिर्फ 2 लोगों पर यकीन नहीं करती, हमें और विटनेस चाहिए थे, इसीलिए। फिर जब बंटवारे की बात होती है तो पैट्रिक को काउंट नहीं किया जाता और यहाँ पर रिवील होता है कि वो भी एक रोबोट ही है और उसे इसका पता भी है। इलाई ने पहले ही उसे सब बताया हुआ है। खैर अब सब मिलकर आयरिस को पकड़ने जाते हैं और इधर आयरिस जो है वो भागकर वुड्स में चली गई थी। एक पार्टनर की ही तरह आयरिस को जॉश की सारी चीज़ें पता थी, इंक्लूडिंग उसके फ़ोन का पासवर्ड भी। वो उसे खोलकर उसकी सेटिंग्स देखने लगती है और इसी दौरान उसे जॉश की बदमाशी का पता चलता है कि उसने उसकी इंटेलिजेंस सिर्फ 40% पर सेट कर रखी थी और इसी के चलते वो आयरिस को ईजिली कंट्रोल और मैनिपुलेट कर पा रहा था। अब जाकर उसे कैट की बात समझ आती है कि कैट की तरह वो भी जस्ट एक एसेसरी का हिस्सा थी और प्यार व्यार सब धोखा था। और अब वो अपनी इंटेलिजेंस 100% पर सेट कर देती है और इस तरह वो अपनी फुल पोटेंशियल को अनलॉक कर चुकी थी। अब वो सोच रही थी कि सबसे पहले वो घर जाकर खुद को क्लीन करेगी और पैसे लेकर निकल जाएगी और अपनी लाइफ जिएगी। लेकिन वो ऐसा करेगी कैसे, क्योंकि वो टर्मिनेटर टाइप रोबोट तो थी नहीं जो ट्रेन की स्पीड से दौड़ जाती। वो दिमाग से हाईली इंटेलिजेंट तो थी, लेकिन बॉडी की लिमिटेशन इंसानों जैसी ही थी। इसीलिए पहले वो सोचती है कि यहाँ से रोड पर जाकर किसी से लिफ्ट लूँगी तो खून देखकर तो वो भाग ही जाएगा, और पैदल जाती हूँ तो इतना टाइम लग जाएगा कि उससे पहले तो जॉश ही घर पहुँच जाएगा। उसे दोनों ही आइडिया बकवास लगते हैं। फिर वो तीसरा आइडिया सोचती है कि एक काम करती हूँ, जॉश की कार ही चुरा कर भाग जाती हूँ। उसे सही लगता है और फिर वो वुड्स से होते हुए रोड की तरफ जाने लगती है। लेकिन बाकी सब भी वुड्स में मौजूद थे। आयरिस को ढूंढने के लिए वो 2 ग्रुप में डिवाइड हो जाते हैं। इधर रास्ते में आयरिस इलाई और पैट्रिक को देखकर पेड़ के पीछे छुप जाती है और उनकी बातें सुनने लगती है। उसे उनके पूरे प्लान के बारे में पता लग जाता है। लेकिन तभी जॉर्ज का फ़ोन बज उठता है और वो पकड़ी जाती है। इलाई उसे देखते ही शूट करता है, लेकिन वो बचकर निकल जाती है। इलाई और पैट्रिक भी उसके पीछे भागते हैं और एक पॉइंट पर इलाई उसे पकड़ भी लेता है। लेकिन आयरिस का एग्रेशन और सेल्फ डिफेंस तो पीक पर थे। वो इलाई को भी शूट करके ख़त्म कर देती है और रोड की तरफ भागती है। बाकी सब ये देख लेते हैं और अब जॉश उसके पीछे भागता है, लेकिन आयरिस उससे बचकर कार में बैठ ही जाती है। यहाँ हम देखते हैं कि जॉश की कार जो थी वो काफ़ी एडवांस थी। उसमें भी एआई लगा था और ऑटो ड्राइविंग का फंक्शन भी था। आयरिस यहाँ पर वॉइस कमांड देती है कि मुझे घर लेकर चलो, लेकिन एआई उसकी कमांड नहीं लेती। आयरिस समझ जाती है कि ये जॉर्ज की वॉइस कमांड ही लेगी, तो अपनी बात जॉर्ज जैसा करने के लिए वो फ़ोन पर सेटिंग चेंज करके ट्राई करने लगती है। लेकिन वॉइस आईडी मैच नहीं हो रही थी। इतने में जॉर्ज पास पड़ा एक पत्थर उठा लेता है और कार का शीशा तोड़ने लगता है। आयरिस अभी भी ट्राई करने में लगी पड़ी थी। फाइनली आईडी मैच हो जाती है और कार उसे लेकर निकल जाती है। साथ ही साथ जॉर्ज का पैर भी कुचला जाता है। जैसे तैसे आयरिस जॉर्ज से बचकर निकल तो गई थी, लेकिन कुछ दूर आगे जाकर एक गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि जॉर्ज ने कार की चोरी होने की रिपोर्ट कर दी थी और कार की एआई को इसका पता लग गया था। वो कार रोककर लॉक कर देती है, जिससे आयरिस काफ़ी घबरा जाती है। तभी जॉर्ज आयरिस को कॉल करके
उसे सॉरी बोलता है कि सॉरी बेबी, तुम्हें डराने के लिए। और फिर उसे समझाता है कि देखो अभी भी देर नहीं हुई है, सब सही हो सकता है, प्लीज़ वापस आ जाओ, मैं भी सुधर जाऊंगा, अब से एक अच्छा बॉयफ्रेंड बनूंगा और तुम्हें पूरी रिस्पेक्ट दूंगा। जॉश उसे अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसाना चाह रहा था, लेकिन भाई 100% इंटेलिजेंस के साथ अब थोड़ी ही ना उसके झांसे में आने वाली थी। वो साफ मना कर देती है, यहाँ तक कि वो उसे ब्रेकअप भी कर लेती है और फ़ोन काट देती है। अब जॉर्ज भागकर फिर से वुड्स में चला जाता है और पैट्रिक से ही आयरिस को पकड़ने के लिए कहता है, लेकिन पैट्रिक उसकी नहीं सुनता। वो सदमे में था। अपने कंपेनियन की मौत के बाद वो ऑलमोस्ट डेड ही हो गया था। जॉश उसका एग्रेशन 0 से 100% भी कर देता है, लेकिन फिर भी वो कोई रिस्पॉन्स नहीं करता। तो उसे कंट्रोल करने के लिए जॉश उसे अपना कंपेनियन ही बनाने की सोचता है। उसे रीसेट करके उसके साथ लव लिंक एक्टिवेट करता है। अब पैट्रिक की मेमोरी में भी एक सीन था जिसमें वो इलाई से पहली बार हेलोवीन पर मिला था। पैट्रिक वैम्पायर बना था और इलाई डायनासोर, लेकिन अब इलाई सीन से इरेज हो चुका था और उसकी जगह जॉश ले लेता है। और इस तरह पैट्रिक अब जॉश का कंपेनियन बन जाता है और वी कैन से स्लेव। दूसरी तरफ आयरिस कार की कमज़ोर पड़ी विंडो को लात मारकर तोड़ देती है और बाहर आ जाती है, लेकिन तभी एक पुलिस वाला भी वहां पर आ जाता है। अब आयरिस की प्रोग्रामिंग में झूठ बोलना तो था नहीं, वो सब सच बोल देती है कि मैंने इस लड़के का खून कर दिया है, लेकिन जानबूझकर वो रशियन में बोल रही थी ताकि पुलिस वाला उसकी बात समझ ही ना पाए। ऑफिसर को उसकी बात समझ नहीं आती, लेकिन इसी बीच वो कार में पड़ा खून से सना नाइफ देख लेता है और तुरंत ही उस पर गन तान कर उसे सरेंडर करने को बोलता है। अपनी जान बचाने के लिए आयरिस सरेंडर कर देती है। फिर ऑफिसर उसे पकड़कर हथकड़ी लगाने लगता है, लेकिन तभी सामने से पैट्रिक चलकर आता है और पुलिस वाले को पकड़कर बहुत ही ब्रूटल तरीके से मारता है। उसका चेहरा बिल्कुल फोड़ फाड़ देता है, जिससे ऑफिसर मारा जाता है। ये देख आयरिस भागने लगती है, लेकिन पैट्रिक उसे शट डाउन कर देता है और वो बेजान होकर गिर पड़ती है। फिर कैट देखती है कि वहां पर पुलिस आ रही थी, जिससे वो घबरा जाती है। लेकिन फिर वो देखते हैं कि ये तो पैट्रिक था जो आयरिस को लेकर आया था, लेकिन वो उससे पूछते हैं कि तो फिर ऑफिसर कहाँ है। पैट्रिक बताता है कि डिक्की में। फिर वो देखते हैं कि डिक्की में तो ऑफिसर की लाश पड़ी थी। वो लोग समझ जाते हैं कि ज़्यादा एग्रेशन की वजह से पैट्रिक ने इसे मार दिया। दोनों ही घबरा जाते हैं, खासकर कैट। वो तो सीधा अपना हिस्सा लेकर वहां से भागने लगती है। जॉर्ज को कैट पर बहुत गुस्सा आता है। वो उसे रोकता है, लेकिन वो नहीं सुनती कि मैं तुम्हारी रोबोट नहीं हूँ जो तुम्हारी बात सुनूंगी। तो जॉर्ज फिर अपने रोबोट से ही बोलता है कि रोको यार इसको, और पैट्रिक सीधा जाकर उसे चाकू मार देता है। जॉर्ज देखता है कि अरे से रोकने को कहा था, सांसें रोकने को नहीं कहा था। तब उसे ध्यान आता है कि पैट्रिक का एग्रेशन लेवल तो 100% पर था और ऐसे वो छोटी छोटी बात पर भी चाकू चला सकता है। और इस तरह कैट भी मारी जाती है। और इन सब के बाद भी जॉश आयरिस को फिर से ऑन करता है। उसे दिखाता है कि कैसे अब वो पैट्रिक को भी कंट्रोल कर रहा है। वो उसे ये भी बताता है कि कैट भी मर चुकी है और इसका ब्लेम वो आयरिस पर ही डालता है, बल्कि सब कुछ का ब्लेम वो आयरिस पर ही डाल देता है ताकि वो उसे गिल्ट में डाल सके। लेकिन आयरिस यहाँ पर रिवील करती है कि जॉश के प्लान के बारे में वो सब जानती है, कि मैंने वुड्स में तुम्हारी बातें सुन ली थी, इसलिए इन सब का कारण मैं नहीं तुम हो। और फिर वो उसकी काफ़ी बेइज्जती करती है और उसे लूज़र भी बताती है, जिससे जॉर्ज का ईगो हर्ट हो जाता है कि मेरी बिल्ली मुझसे म्याऊं। आयरिस को सबक सिखाने के लिए वो उसका इंटेलिजेंस 100 से सीधा 0 पर कर देता है। फिर जॉर्ज उसे मोमबत्ती पर अपना हाथ रखने को कहता है और वो ऐसा ही करती है। जल्दी उसका हाथ जलने लगता है। उसे पेन भी फील हो रहा था। वो लिटरली रो रही थी, लेकिन बावजूद इसके वो अपना हाथ नहीं हटाती। फिर थोड़ी देर के बाद जॉश पैट्रिक से बोलकर उस पर पानी डलवा देता है। फिर इसके बाद वो आयरिस को गन देकर उसे खुद को ही खत्म करने के लिए कहता है। आयरिस का मन इसके लिए नहीं मानता। उसे भी जीना था, उसे मरना नहीं था। लेकिन आयरिस का खुद के लिए डिसीजन लेने की पावर कहाँ बची थी। वो खुद को शूट कर देती है। और इन सब के बाद जॉश कंपनी वालों को बुलाता है। पैट्रिक उनके सामने कॉप बनकर खड़ा हो जाता है और जॉश उन्हें झूठ मूठ की कहानी सुनाता है कि आयरिस को किसी टाइप की जेलसी वगैरह हो गई थी और इस चक्कर में उसने सबको मार दिया। उसने तो मुझे भी चेयर से बांधा हुआ था। वो तो ऑफिसर टाइम पर आ गए और मुझे बचा लिया। कंपनी वाला पूछता है तो फिर ऑफिसर ने आयरिस को शूट किया, लेकिन पैट्रिक यहाँ सच बोल देता है कि नहीं, आयरिस ने खुद को शूट किया था। तो इसे कवर करने के लिए जॉर्ज कहता है कि असल में उसे लगा कि वो मुझसे हमेशा के लिए दूर हो जाएगी और इसी गम में उसने खुद को ख़त्म कर लिया। और कंपनी वाले इससे कन्विंस हो जाते हैं
कि हाँ, कंपेनियन रोबोट तो ऐसा कर सकते हैं। लेकिन अब जॉश को कंफर्म करना था कि आयरिस पूरी तरह खत्म हो गई कि नहीं। वो उनसे पूछता है कि क्या ये अब रिकवर नहीं हो पाएगी, जिस पर वो लोग बताते हैं कि उसके सर में जो वाईफाई वगैरह लगा था वही डैमेज हुआ है। मेन जो सीपीयू है वो मिडल एरिया में लगा है और वो बिल्कुल ठीक है, इसलिए हम उसे फिर से रिकवर कर सकते हैं। जिससे जॉश टेंशन में आ जाता है कि अगर ये रिकवर हो गई तो कंपनी वालों को सब बता देगी। फिर इसके बाद वो लोग आयरिस को वैन में ले जाकर उसे रिपोर्ट पर लगा देते हैं और वहां से जाने लगते हैं। लेकिन इतने में जॉश ने पैट्रिक को भेज दिया था। वो उन पर फायरिंग करने लगता है, जिसमें एक बंदा मारा जाता है, लेकिन टेडी नाम का दूसरा बंदा बचकर भाग जाता है। इसी बीच आयरिस पूरी तरह रिपोर्ट हो जाती है। इधर पैट्रिक टेडी को पकड़ लिया था, लेकिन इससे पहले कि उसे खत्म करता, आयरिस एक टेजर लिए वहां पर आती है। लेकिन चाहकर भी वो टेजर का यूज पैट्रिक पर नहीं कर पा रही थी, जिस पर पैट्रिक उसे एक्सप्लेन करता है कि तुम्हारी सारी सेटिंग डिफॉल्ट हो चुकी है, इसलिए अब तुम किसी को हार्म नहीं कर सकती। लेकिन वो तो कर सकता था। वो टेडी को छोड़कर पहले आयरिस को ही खत्म करने आता है। लेकिन तभी आयरिस उसे बताती है कि जिसके प्यार में तुम ये सब कर रहे हो वो धोखेबाज है। उसने मुझे भी यूज किया था। तुम्हारा प्यार जॉश नहीं इलाई है। पैट्रिक कहता है कि तुम झूठ बोल रही हो। आयरिस कहती है कि यही सच है, झूठ तुम्हें बोल ही नहीं सकती। भूल गए मैं एक रोबोट हूं। फिर पैट्रिक को जैसे ही सच्चाई का पता लगता है उसे सब याद आ जाता है। वो एकदम से टूट जाता है। अब क्योंकि उसका एग्रेशन 100% पर था, लेकिन इंटेलिजेंस कम था। गिल्ट में आकर वो खुद को ही मार लेता है। इधर जॉश सारे पैसे लेकर भागने के चक्कर में था। तभी हॉल से उसे म्यूजिक की आवाज़ सुनाई देती है। जब वो वहां देखने जाता है तो उसे इलाई की आवाज़ सुनाई देती है, फिर सरगे और फिर कैट की। और ये आयरिस ही थी जो उनकी आवाज़ें निकाल रही थी। जॉश फिर से उसे कंट्रोल करने के लिए अपना फ़ोन निकालता है, लेकिन अब वो काम नहीं करता। आयरिस रिवील करती है कि उसने एक नया दोस्त बना लिया है, टेडी, और उसने मुझे सेल्फ कंट्रोल दे दिया है। अब मुझे कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। अब मैं जो चाहूँ वो करूँगी। मैं तुम्हें मार भी सकती हूँ। यू आर नथिंग टू मी। लेकिन आयरिस अभी भी जॉश के लिए फीलिंग्स रखती थी। वो चाह कर भी उसे शूट नहीं कर पाती। जॉश इसका फ़ायदा उठाता है, उसे अपना प्यार याद दिलाने की कोशिश करता है और फिर अचानक से ही उस पर अटैक कर देता है और गिरा गिरा कर मारता है। फिर एंड में वो आयरिस को बोलने के लिए फोर्स करता है कि अब बोलो दैट आई एम एवरीथिंग टू यू। और आयरिस ये बोल भी देती है। ये सुनकर जॉश तो तृप्त हो जाता है और फिर एंड में वो आयरिस के मिड सेक्शन में शूट करके उसे ख़त्म करने वाला था। लेकिन इससे पहले ही आयरिस उसके सर में इलेक्ट्रिक कॉर्कस्क्रू लगा देती है, तो उसके भेजे का कचूमर बनाते हुए अंदर तक घुस जाता है और जॉश की बहुत ही गंदी वाली मौत हो जाती है। फिर इन सब के बाद आयरिस नहा वहा कर खुद को साफ करती है, नए कपड़े पहनती है और पैसे लेकर निकल जाती है अपनी लाइफ अपनी तरीके से जीने के लिए, फुल आज़ादी के साथ। एंड में हम एक दूसरे कपल को भी देख पाते हैं, जिसमें लड़की को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो भी आयरिस की ही तरह एक टॉक्सिक रिलेशनशिप का शिकार थी। अब वो कोई दूसरी कंपेनियन रोबोट हो सकती है या कोई इंसान भी हो सकती है। खैर, आयरिस उसे देखकर अपना एक्सपोज्ड रोबोटिक हाथ दिखाती है और ये फिल्म यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो फिल्म का जो कोर कॉन्सेप्ट था वो था टॉक्सिक रिलेशनशिप, जिसमें सामने वाला दूसरे को इंसान समझता ही नहीं, यूज़ करने की चीज़ समझता है, लाइक अ रोबोट। वो बस जॉश की तरह कंट्रोल करना चाहते हैं। और साथ ही साथ ये भी दिखा दिया कि अगर रोबोट के अंदर बिल्कुल इंसानों जैसी फीलिंग्स आ जाए और उन्हें रियलाइज़ हो जाए कि उनकी लाइफ भी मैटर करती है, तो अपने सर्वाइवल के लिए वो इंसान को भी मार सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी कंपेनियन मूवी की एक्सप्लेनेशन। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो फिर मिलूंगा अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप वॉचिंग।